चलिए जी, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2, कोर्स कोड हमारा है M2224, डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स है। और आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कि जो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है इसका क्या मतलब होता है। आप लोगों ने अलजेब्राइक इक्वेशन सॉल्व की होगी, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दे कोई एक्स स्क्वायर सपोज प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और आपसे कोई कहे कि इसको सॉल्व करो, तो इसका मतलब ये होता है कि इस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है। इसी तरह अगर मैं आप लोगों को एक इक्वेशन दे दूं x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करना है तो इसका मतलब ये यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है। लेकिन जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है वो जरा सा डिफरेंट होता है। ठीक है। क्या मतलब होता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का? ठीक है, वो देख लें आप लोग, ये डेफिनेशन लिखी हुई है। नहीं, मैंने तो सबको एडमिट किया हुआ है, अलाउ कर दिया है, तो कैसे वेटिंग रूम में? क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? कोई मुझे चैट के जरिए बता दें। यस सर, आवाज आ रही है। ठीक है। अच्छा जी, तो जो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है वो आपने समझना है। ये आम सॉल्यूशन से बहुत डिफरेंट होता है। आपने क्लास 9 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व की होगी, वो उस सॉल्यूशन से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है। तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है और फिर हम डेफिनेशन को हम थ्रू समझेंगे एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने कल बनाया था कि हम चीजों को एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है। मुझे तो डेफिनेटली मुझे जाती तौर पे चीजें एग्जाम्पल से समझ आती हैं, इसलिए मैं सपोज करता हूं कि बाकी लोगों को भी एग्जाम्पल से ही समझ आती होंगी। ठीक है। तो बहरहाल ये हमारे पास डेफिनेशन है कि सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन। तो सबसे पहले तो ये याद रखनी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है वो खुद भी, चूंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो खुद भी एक इक्वेशन होती है। ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y, हमारे यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल y होता है, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x भी होता है, फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव एंड सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए इसमें कुल 4 प्रॉपर्टीज हैं और ये 4 प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है। पहली बात, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन खुद एक इक्वेशन होती है। ठीक है। उस इक्वेशन में क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल भी होंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा। ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात कि वो जो सॉल्यूशन होगा वो फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव होगा। ठीक है, उसके अंदर डेरिवेटिव नहीं होंगे। और चौथी बात यह है कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। और इक्वेशन की सेटिस्फेक्शन का मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो पता होगा। ठीक है। और अगर नहीं पता तो हम वो भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप लोगों को नजर आ जाएगा। अच्छा जी, ये एक एग्जांपल दी हुई है कि शो दैट y इज इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x इज सॉल्यूशन ऑफ d2y ओवर dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को आप देखें, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन भी दी हुई है जो मैंने एरो के जरिए आपको बताया भी है, जिसको इक्वेशन स्टेरिक कहा हुआ है। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर डेरिवेटिव है। और ये y इज इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x ये सॉल्यूशन है। लेकिन अब हमें ये साबित करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन की कुल 4 प्रॉपर्टीज हैं। अगर वो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई तो फिर ये सॉल्यूशन है। अभी जो मैंने बॉक्स बनाया हुआ है y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, इसको जरा आप देखें तो क्या ये एक इक्वेशन है? यस, ये एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें इज इक्वल टू का साइन आ रहा है। तो पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई कि सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इटसेल्फ एन इक्वेशन। ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को देखें, y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, इसमें y भी है और x भी है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल भी है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है। और थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, इसमें कोई डेरिवेटिव भी नहीं है, तो ये फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव है। ठीक है। और जो चौथी बात है, ये आपको
करनी होती है, ठीक है, मैनुअली, और वो ये है कि ये जो y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखिए इसका क्या मतलब होता है, जब आपसे कोई कहे कि मेरे पास एक इक्वेशन का सॉल्यूशन है और वो इक्वेशन कुछ भी हो, वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो, इंटीग्रल इक्वेशन हो, अलजेब्राइक इक्वेशन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन हो, और आप उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो उसको चेक करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उस सॉल्यूशन को वापस पुट करते हैं उस इक्वेशन के अंदर, और अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाती है तो हम कहते हैं कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है, और लेफ्ट हैंड साइड को हम आइंदा के बाद LHS कहेंगे और राइट हैंड साइड को हम RHS कहेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो सॉल्यूशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, इसको उठा के इक्वेशन स्टेरिक में पुट करने वाले हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर सवाल पूछते हैं, सर हम इसमें ये पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि y तो हम पुट कर लेंगे, y की जगह मैं लिख दूंगा a cos x प्लस b sin x, मगर यहाँ y का सेकंड डेरिवेटिव है, ये हम नहीं पुट कर सकते हैं, तो उस ये हमारे पास नहीं है एक्चुअली। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले y का डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो आप प्रूफ की तरफ आ जाएं और देखें, पहले मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, ये तो दिया हुआ है, इसको मैंने एक दफा डिफरेंशिएट किया तो माइनस a sin x प्लस b cos x आ गया, बिल्कुल क्लियर है। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, साइन का डेरिवेटिव cos, मैंने इसे दोबारा डिफरेंशिएट किया, यहां से मुझे सेकंड डेरिवेटिव मिल गया, ठीक है। अब सेकंड डेरिवेटिव आपको इक्वेशन 2 में नजर आ रहा होगा और y आपको नजर आ रहा है इक्वेशन 1 के अंदर, इन दोनों को उठा के आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करना है। y क्या है, सॉल्यूशन है, और ये y का जो डबल डेरिवेटिव हमने लिया है, ये क्यों लिया है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डबल डेरिवेटिव था। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ट्रिपल डेरिवेटिव होता तो फिर हम यहाँ से उठा के हम फिर थर्ड डेरिवेटिव निकालते। इस तरह अगर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव होता तो हम सॉल्यूशन से फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते और फिर पुट करते। तो हमने सॉल्यूशन भी पुट करना है और सॉल्यूशन के जो डेरिवेटिव हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन में मौजूद हैं वो भी निकाल के पुट करने। तो मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेशन स्टेरिक में पुट कर रहा हूं, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया है, पुट 1 and 2 इन स्टेरिक वी हैव व्हाट। देखें सेकंड डेरिवेटिव की जगह मैंने लिख दिया माइनस a cos x प्लस b sin x, और y की जगह मैंने लिख दिया है a cos x प्लस b sin x। तो ये एक दूसरे के साथ सब कैंसिल हो गए, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका क्या मतलब है, ये मैंने नीचे एरो का निशान बनाया हुआ है, इसका मतलब होता है इंप्लाइज दैट, ठीक है। ये हर जगह एरो नहीं लगा देना, ये कोई खूबसूरती के लिए नहीं होता, ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे जब इंशाल्लाह आमने सामने होंगे, छोटी छोटी मिस्टेक बच्चे करते रहते हैं। तो y इज इक्वल टू, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, दिस इंप्लाइज व्हाट, दैट a cos x प्लस b sin x इज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर कभी भी आपको किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया जाता है और आपको प्रूफ करना है कि वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो आपने क्या करना है, चार बातों का ख्याल रखना है। जो सॉल्यूशन दिया गया होगा वो इटसेल्फ एक इक्वेशन होगी, उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी होंगे, इंडिपेंडेंट भी होंगे, और वो जो इक्वेशन आप जो सॉल्यूशन है फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव होगा और डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अच्छा जी, ये स्लाइड का जरा बेहतर है, उससे थोड़ी सी साफ है। इसमें लिखा हुआ है शो दैट y इज इक्वल टू c इंटू 1 प्लस एक्स इज सोल्यूशन ऑफ 1 प्लस एक्स dy और dx इज इक्वल टू y। चले जी, हमें प्रूफ करना है कि y जो दिया हुआ है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब आप सबसे पहले आप लोग इक्वेशन स्टेरिक को देखें। इक्वेशन स्टेरिक में y नजर आ रहा है आप लोगों को, y की जगह मैं पुट कर दूंगा c इंटू 1 प्लस एक्स जो सॉल्यूशन है, मगर यहाँ y का डेरिवेटिव भी है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले मुझे y का डेरिवेटिव निकालना होगा, तो इसीलिए मैंने सॉल्यूशन में पहले इक्वेशन 1 लिख दी है, फिर इसको डिफरेंशिएट करके यहाँ से y निकाल लिया, dy और dx निकाल लिया। तो जब डेरिवेटिव निकाला है तो कैसे निकाले, c कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो 0 प्लस 1 इज 1, 1 इंटू c इज c। तो ये आपको यहाँ दो बॉक्स नजर आ रहे हैं, एक बॉक्स में y है जो कि बेसिकली सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और ये डेरिवेटिव हमने क्यों निकाला है सेकंड इक्वेशन में, ताकि हम उसे इक्वेशन स्टेरिक में पुट कर सके। तो हमने क्या किया कि पुट 1 and 2 इन स्टेरिक, ये दो बॉक्सेस उठा के मैंने इस इक्वेशन स्टेरिक में पुट करने हैं, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स तो एज इट इज, dy और dx की जगह आप देखिए मैंने क्या पुट कर दिया, c पुट कर दिया,
इज इक्वल्स टू, और राइट हैंड साइड पे y की जगह मैंने पुट कर दिया c इंटू 1+x। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है ना, तो इसका मतलब है कि ये जो सॉल्यूशन दिया हुआ था y इज इक्वल टू 1+x c इंटू 1+x, ये वाकई सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हेंस y इज इक्वल्स टू c इंटू 1+x इज सॉल्यूशन ऑफ the given differential equation which is 1+x into dy over dx is equals to y। ठीक है, तो हम इस तरह से सॉल्यूशन को चेक करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है तो और उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये उसका सॉल्यूशन है या नहीं। अच्छा, सॉल्यूशन के चेक करने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका ये है, मैं आज आप लोगों से नंबर शेयर करूंगा तो सीआर मुझे मैसेज करेगा। मेरा एक यूट्यूब का छोटा सा चैनल भी है, उसमें मैंने कुछ बहुत टिपिकल चीजें छोटी छोटी डिस्कस की हुई हैं जो सम टाइम चूंकि आज इस कोरोना के टाइम में वो बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो आप लोग वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। मैं बाकायदा वीडियोस के लिंक भेज दूंगा, आप लोग वो देखें और आप देखिएगा फिर कि चीजें और कितनी क्लियर होती हैं। तो ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा, वो कंपलसरी नहीं है। अगर आप वैसे ही अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आप देख लें, ना भी देखें तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, बहरहाल तो ये एग्जाम्पल 2 है। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो तो इक्वेशन है, जो उसका सॉल्यूशन है वो भी एक इक्वेशन होगी। उस इक्वेशन के अंदर लेकिन डेरिवेटिव नहीं होंगे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होंगे, और वो जो इक्वेशन होती है जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि उस सॉल्यूशन को जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करते हैं, जैसे हमने यहाँ किया, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इन ये जो दो एग्जांपल्स हमने की हैं, इन दो एग्जांपल्स की एक खूबी ये है कि सॉल्यूशन भी हमारे पास है और डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमारे पास है। तो हम जस्ट ये कर रहे हैं कि हम चेक कर रहे हैं कि जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन है या नहीं। तो हम ये चेक कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन भी गिवन है और डिफरेंशियल इक्वेशन भी गिवन है, और हम ये चेक कर रहे हैं कि ये जो सॉल्यूशन है ये वाकई इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। लेकिन जो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो इससे जरा डिफरेंट है। इस दो स्लाइड्स में मैंने सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश की है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्लाइड्स आने वाली है उसमें हम ये देखेंगे कि सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं। ठीक है, किस तरह हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अच्छा जी, तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां से टेक्निकल गुफ्तगू शुरू हो जाएगी बहुत ज्यादा, तो आप लोगों ने बहुत गौर करना है। सबसे पहली बात ये याद रखिएगा कि हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये है जिसमें पहला डेरिवेटिव मौजूद हो, या तो dy ओवर dx हो, ठीक है, dt ओवर dx हो, du ओवर dx हो, कुछ भी हो लेकिन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो। ठीक है, किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव हो लेकिन फर्स्ट ऑर्डर हो। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है ऐसी इक्वेशन जिसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मौजूद हो। ठीक है, इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशनों को हम कैसे हल करेंगे, उनका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। तो यहां मैंने एक छोटी सी लाइन लिख दी है कि वी विल डिस्कस द मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है, खास बात क्या है, इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर होना। ये जितने भी मैं आपको मेथड्स पढ़ाऊंगा 6-7, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर पर अप्लाई होगी। अगर फर्स्ट ऑर्डर से ऑर्डर ज्यादा हो जाए, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, तो फिर टेक्निक्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो हम कौन कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे जी, पहली टोटल देखें 6 हैं, 6 हमारे पास टाइप्स हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट टाइप है वो है वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन एक होती है जिसको हम बाज लोग सेपरेबल इक्वेशंस भी लिख देते हैं, तो हमने पूरा लिख दिया है। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, या आप वेरिएबल यूज न भी करना चाहें लफ्ज तो भी कोई मसला नहीं है। तो इसके दो नाम है, किताबों में डिफरेंट इस तरह मिल जाता है आपको। इसके नाम से ही जाहिर है
कि ये एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसमें हम वेरिएबल को अलग अलग कर देंगे, ठीक है। दूसरी टाइप है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी देखेंगे हम। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर बर्नौली इक्वेशन है, और फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये सारा का सारा हम नहीं देखेंगे, आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा है, और क्योंकि मैं कुछ लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो लेक्चर के, तो आप लोग वहीं से जो आज का टाइम है वो इंशाल्लाह हम कर लेंगे, क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत, गले में थोड़ा मसला है बहरहाल। तो वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल डिस्कस करें। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये सारे मतलब कि जो 6 के 6 पार्ट्स हैं सर, ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के ही हैं? हाँ जी, ये जो 6 टाइप्स हैं, असल में बेसिकली इसको टाइप्स में हमने इसलिए कन्वर्ट किया है, या हमने टाइप्स इसलिए बनाई कि इससे पढ़ने में आसानी होती है। जैसे बीमारियों की बहुत सारी टाइप्स हैं, और अगर कोई शख्स जाता है डॉक्टर के पास, आइडेंटिफाई करेगा कि इसको कौन सी बीमारी है, फिर इलाज करेगा। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम, ठीक है सर, सही सही, हमने टाइप्स बनाई है, पहले हम टाइप्स आइडेंटिफाई करेंगे। हर टाइप को सॉल्व करने का तरीका अलग है, जैसे को करने का तरीका अलग है, तो इस तरह हर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा, ठीक है सर। ये जो मैंने 6 लिखी है, ये 6 नहीं है, इसके अंदर भी सब टाइप्स हैं, ये 8-9 के करीब है, ठीक है। तो मैंने बड़ी बड़ी टाइप्स लिख दी है, इसके अंदर भी है। जैसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर 2 होती है, उसे हम कहते हैं रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, जी सर ट्रांसिएंट जो टर्म्स हैं वो क्या होती हैं? क्या चीज? ट्रांसिएंट सर वो एक है वर्ड। नहीं, मुझे आपका वर्ड बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। आप ट्रांजिएंट की बात कर रहे हैं? यस सर, ट्रांसिएंट। अच्छा, ट्रांजिएंट का मतलब ये होता है कि जो वक्त के साथ साथ चेंज होती है, जो टाइम डिपेंडेंट होती है। तो ट्रांजिएंट आपने कहां से पढ़ा? मतलब ट्रांजिएंट का तो जिक्र नहीं हो रहा, वो तो फ्लूइड मैकेनिक्स में होता है। बहरहाल ठीक है, तो ये 6 आपके पास टाइप्स हैं बड़ी बड़ी, जो हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो पहली टाइप है, ठीक है, जिसको हम वीएस कहेंगे, यानी वेरिएबल सेपरेबल। तो सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, यहाँ एक डेफिनेशन लिखी हुई है, और मैंने मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट मैथमेटिक्स के नहीं, बल्कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो प्योर मैथमेटिक्स का हो। तो अगर मैं इसको प्योर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखूंगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, मैंने ह्यूमन लैंग्वेज में यानी अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी सेपरेबल इफ वेरिएबल कैन बी सेपरेटेड। अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर वेरिएबल को अलग अलग कर सकते हैं तो फिर वेरिएबल सेपरेबल होगी। और अलग अलग करने का क्या मतलब है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा, यानी y भी होगा और x भी होगा। अगर मैं y को एक तरफ कर सकता हूं और x को दूसरी तरफ, यानी सपोज मैं x, जितने भी x हैं उनको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिख सकता हूं और y को मैं राइट हैंड साइड पे लिख सकता हूं, तो वेरिएबल अलग अलग हो गए, तो इक्वेशन हो जाएगी वेरिएबल सेपरेबल। लेकिन बहुत सारी इक्वेशन ऐसी हैं जिसमें आप वेरिएबल को अलग अलग नहीं कर सकते, तो वो वेरिएबल सेपरेबल नहीं होगी। तो अक्सर बच्चे मुझसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, एग्जाम में उसको रिलेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट इस सेंस में होता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल है। तो वेरिएबल सेपरेबल का कोई टेस्ट नहीं है कि आप कोई टेस्ट करें। जितना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस आपकी होगी तो आप उतनी आसानी के साथ बता सकेंगे कि ये वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं, ठीक है। तो बहरहाल, लेकिन अगर हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं। अच्छा, इसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल 1 ली है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले ये देख लें कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है भी या नहीं। जी मेरे ख्याल से डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें dy भी है और dx भी है। अच्छा, आप लोगों को पता है इस dy और dx को क्या कहते हैं अलग अलग? ये जो dy है ना, इसको कहते हैं डिफरेंशियल ऑफ y, और dx को कहते हैं डिफरेंशियल ऑफ x। ये जो डिफरेंशियल है ना, ये शो करते हैं वेरी स्मॉल चेंज। तो dx का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज इन x,
और dy का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज इन y, ठीक है। तो dy और dx को अगर आपसे कोई पूछे कि dy और dx क्या है, तो वो तो डेरिवेटिव है y का विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन अगर कोई आपसे सिर्फ पूछे कि dx क्या है, तो आप इसे कहेंगे डिफरेंशियल ऑफ x है, और dy जो है ये डिफरेंशियल ऑफ y है, ठीक है। मैं सोचा था ऊपर मैंने जगह छोड़ी थी लिखने की, लेकिन बस लिखना भूल गया हूँ आप लोग, तो मैंने बता दिया, आप लोग को नोट कर लें। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब आप देखें इस डिफरेंशियल इक्वेशन में x भी है, y भी है, dx भी है, dy भी है। तो हम वेरिएबल्स को आइसोलेट करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, माइनस वाई dx को राइट पे ले गया, तो ये क्या बन गया, 1 + x dy इज इक्वल टू y dx। अच्छा, एक काम आपने बहुत ये नोट कर लें आप लोग, मैंने लिखा नहीं है, ये जो डिफरेंशियल है ना dy और dx, फर्स्ट ऑर्डर में जो वेरिएबल सेपरेबल है, इसमें आपने कोशिश करनी है, कोशिश नहीं बल्कि लाजमी है कि ये न्यूमरेटर में हो, ये नीचे नहीं होने चाहिए डिनोमिनेटर के अंदर, ठीक है, ये हमेशा ऊपर होने चाहिए। तो ये नोट कर लें कि जो डिफरेंशियल्स हैं ये डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए, ठीक है, ये हमेशा न्यूमरेटर में होंगे। फर्स्ट ऑर्डर वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा हूं इसमें। तो हमने क्या किया, माइनस वाई dx को राइट पे ले गए, तो ये बन गया y dx। अब आप लेफ्ट पे चेक करें। सर एक्सक्यूज मी सर सॉरी, आपके सर आवाज थोड़ा सा हुआ है सर, आप फिर से बता दें सर, डिफरेंशियल सर डिनोमिनेटर में हो सकता है? नहीं हो तो सकता है, लेकिन हमने इसे न्यूमरेटर में रखना है, वरना सॉल्यूशन में इश्यूज आएंगे। अच्छा ठीक है सर, ये सेपरेबल करना है ना हमने? हाँ जी, ये सिर्फ मैं वेरिएबल सेपरेबल की बात कर रहा हूँ, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अगर मैं लेट सपोज आपसे कल डिस्कस करूंगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मेरी जितनी भी गुफ्तगू होगी वो होमोजीनियस के लिए होगी, वो उस पर लागू होगी। इसको यूं समझ लीजिए कि अगर फर्ज करें मैं हज पे खुतबा दे रहा हूं, तो मैं जितनी भी बातें करूंगा वो हज से रिलेटेड होगी, आप उसको नमाज पे रोजे पे लगाएंगे तो वो तो फिर इशू बन जाएगा। तो कोशिश आज की मेरा जितनी भी गुफ्तगू है वो वेरिएबल सेपरेबल पे है, तो जो भी मैं कहूंगा वो सिर्फ इसके लिए लागू होगा। फिर कल की कल देखी जाएगी, ठीक है, कि कल किस चीज पे गुफ्तगू है, ठीक है। तो मिक्स नहीं करना है कि वेरिएबल सेपरेबल वाली कहानियां होमोजीनियस पे लगा दी है, होमोजीनियस वाली एग्जैक्ट पे लगा दी है, ऐसा नहीं करना है। बहरहाल, तो अब हमने y dx को राइट पे ले गए, और जब राइट पे ले गए तो ये इक्वेशन बन गई 1 + x dy इज इक्वल टू y dx। अब आप चेक करें कि राइट पे वेरिएबल आइसोलेट नहीं हुए, तो ये dx के साथ y था, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इसे लेफ्ट पे ले आया, और ये 1 + x dy के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे मैं राइट पे ले आया। तो अब आप चेक करें कि ये जो एम्प्लाइज दैट का साइन बना हुआ है एरो का, इसके सामने जो इक्वेशन लिखी हुई है dy और y इज इक्वल टू dx ओवर 1 + x, इसमें वेरिएबल हो गए अलग अलग। लेफ्ट पे आपको सिर्फ होगा और राइट पे सिर्फ आपको x इंडिपेंडेंट। तो वेरिएबल सेपरेबल है ये इक्वेशन, क्योंकि अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर वेरिएबल आइसोलेट हो जाता है तो वो इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल होती है। तो ये वेरिएबल सेपरेबल है। तो वेरिएबल सेपरेबल को सॉल्व करने के दो स्टेप हैं। पहला स्टेप ये होता है कि वेरिएबल को आप अलग कर लें, और दूसरा स्टेप होता है कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड आपने इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक इश्यू आएगा, जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें आपकी इंटीग्रेशन बहुत तगड़ी होनी चाहिए। अगर इंटीग्रेशन मसाइल आएंगे, ठीक है। बहरहाल, चूंकि इंटीग्रेशन के L1 का है तो उसको हम यहां डिस्कस नहीं करेंगे, वरना फिर तो कहानी बिल्कुल ही अलग हो जाएगी। हमारे कोर्स कंटेंट में भी इंटीग्रेशन का कोई जिक्र नहीं है सिवाय डबल इंटीग्रल के, जिसे हम बहुत डिटेल में देखेंगे। अच्छा जी, यस सर। हाँ जी, अब हमने इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड, तो लेफ्ट पे बन गया dy ओवर y, जो मैं ब्लैक मार्कर से लिखा है, राइट पे लिखा है dx ओवर 1 + x। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन का एक बेसिक रूल होता है, मैं बता देता हूं आप लोगों को, कि अगर डिनोमिनेटर का, हो सकता है आपने किसी और तरीके से पढ़ा हो, ठीक है, लेकिन मैं बड़ी सादा भाषा में बता रहा हूं कि अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है ना, तो फिर यूं समझे बल्ले बल्ले हो जाती है। अब नीचे देखिए लिखा हुआ है y का डेरिवेटिव y के लिहाज से क्या होता है, 1, ऊपर 1 मौजूद है क्योंकि 1 तो हमेशा होता है। इस तरह राइट हैंड साइड पे देखिएगा, नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 1 + x। तो 1 + x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1, तो 1। तो आपने डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव चेक करना है न्यूमरेटर के अंदर। तो y का डेरिवेटिव y के लिहाज से 1 होता है, वो ऊपर मौजूद है। 1 + x का डेरिवेटिव 1 है, वो ऊपर मौजूद है। अगर कभी भी ऐसा हो तो फिर ln आता है।
तो आप यही देखिएगा, मैंने इंटीग्रेशन में क्या लिखा हुआ है, dy ओवर y का डेरिवेटिव क्या लिखा हुआ है, ln ऑफ y। और जब भी आप ln लिखेंगे ये बात याद रखिएगा, उसके साथ जो उसका आर्गुमेंट है वो मॉडुलस में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ln ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, यानी आप कैलकुलेटर से भी ln -3 निकालेंगे ना वो एरर दे देगा। और कैलकुलेटर में भी एरर दो तरह के होते हैं, आप लोग तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सारे तकरीबन। तो एक होता है जी जो मैथ्स एरर। मैथ एरर का मतलब ये होता है कि मैथमेटिक्स में ही ऐसी कोई चीज नहीं है, ठीक है। और जैसे आप ln -3 देंगे तो मैथ एरर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब है मैथमेटिक्स में ऐसी कोई चीज है नहीं, ठीक है। और या फिर आप एक ऐसे कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं जिसमें वो फंक्शन ही सिरे से नहीं है, ठीक है, तो फिर वो दूसरे किस्म का एरर देता है, मैं उसका नाम भूल गया हूं बहरहाल। तो अच्छा जी, तो ln के साथ जब भी आप आर्गुमेंट लिखेंगे तो ये मॉडुलस में होना चाहिए, ठीक है, मोड में। तो 1 ओवर y का इंटीग्रल ln y होता है और 1 ओवर 1 प्लस x का ln 1 प्लस x, और हमने फिर एक कांस्टेंट लगा दिया c, जिसे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। अब ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। और इस सॉल्यूशन की खास बात क्या है, गौर से सुनिएगा, दिस सॉल्यूशन इज फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव। हमने इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया, तो आपको पता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो इनवर्स चीजें तो हमेशा एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, और फिजिक्स में अट्रैक्ट करती हैं, उनकी कहानी जरा डिफरेंट है, ठीक है। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो ऑपोजिट कैंसिल ईच अदर, ठीक है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो इसीलिए वो इंटीग्रेशन ने डेरिवेटिव को खत्म कर दिया बिल्कुल, और हमारे पास ये हमारा सॉल्यूशन है। अब मैंने कुछ कमेंट लिखा है और साथ में लिखा है रिमेंबर। ये बातें आपने याद रखनी है। इस सॉल्यूशन को आप देखिए, इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक, वो c है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट देखें, द अबव सॉल्यूशन इज the above solution is general solution because the solution contain arbitrary constant। याद रखिएगा, अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर arbitrary constant होगा ना, तो याद रखिएगा उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशन, और जनरल सॉल्यूशन को हम शो करेंगे GS से। इस पर मैं आगे गुफ्तगू करने वाला हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं। और इसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्यों है? एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसलिए है कि इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की थी। अगर इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की होगी तो उसके सॉल्यूशन में 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। अगर इक्वेशन थर्ड ऑर्डर की होगी तो उसके सॉल्यूशन में 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। लेकिन ये सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर, इसको हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये जब हम फर्स्ट ऑर्डर खत्म कर लेंगे फिर हायर ऑर्डर पे जाएंगे तो फिर चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो 2 बातें याद रखनी है इस वक्त, जितने डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा सॉल्यूशन में भी उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। चूंकि हम इस वक्त फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे हैं तो सॉल्यूशन के अंदर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे? 1। और अगर सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? GS, यानी जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा जी, तो ये चीजें आपने, अच्छा जी, एक क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ सी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से फाइंड होगी। इस पर हम आगे गुफ्तगू करते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हो, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर है उसमें हमेशा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होता है, उसमें बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होता ही नहीं है। ये जब हम दोनों डिस्कस करेंगे, एक को IVP कहते हैं, एक को BVP, तो बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। एक और इक्वेशन, और चीजों को मुश्किल करते जाते हैं, ठीक है। ये एक और डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जांपल 2 में आपको नजर आ रही है। एक्सपोनेंशियल x into y dy over dx is equals to exponential minus y plus exponential minus 2x minus y। अब अगर ऐसी इक्वेशन पेपर में आ जाए ना तो बड़ा आसान नहीं होता इसको क्लिक करना कि ये वेरिएबल सेपरेबल होगी। आपको क्या पता है वेरिएबल सेपरेबल होगी? हो सकता है ये होमोजीनियस हो, तो ये थोड़ा आपको वक्त देना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कुछ डॉक्टर होते हैं उनका तजर्बा बहुत होता है, बगैर टेस्ट के बता देते हैं जी कि आपको ये मसला है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कंफर्मेशन के लिए वो टेस्ट करते हैं, एक अलग बात है, लेकिन तजर्बा इतना होता है कि आपको बता देते हैं, ठीक है। तो आप जितने क्वेश्चन ज्यादा करेंगे आप लोग का भी तजर्बा बढ़ता जाएगा, और आप फिर देख के कम से कम आपका जो इनिशियल गेस होगा वो करीब करीब होगा, ठीक है, कि ये हो सकता है। तो बहरहाल ये एक इक्वेशन है, और
फिल वक्त तो कंफर्म है कि वेरिएबल सेपरेबल है, और उसकी रीजन ये है कि हम पढ़ी वेरिएबल सेपरेबल हैं, तो लाजिम बात है वेरिएबल सेपरेबल होगी। तो इसमें टेक्निक क्या है कि मैंने लिखा हुआ है ब्रेक पावर, पावर को ब्रेक कर दें। पावर को क्यों ब्रेक कर रहे हैं? क्योंकि मैंने वेरिएबल को आइसोलेट करना है। तो e की पावर में -2x और -y है, तो चूंकि मैं इनको साथ नहीं देखना चाहता तो मैंने पावर ब्रेक कर दी है। तो ये आपको नजर आ रहा है सॉल्यूशन के बाद पहली लाइन में कि मैंने पावर को ब्रेक कर दिया। फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक्सपोनेंशियल -y कॉमन ले लिया। जब मैंने एक्सपोनेंशियल -y कॉमन ले लिया तो ये रह गया 1, यहां पे प्लस एक्सपोनेंशियल -2x, ठीक है। और मैंने आप लोगों से कहा था कि dy और dx जिनको हम डिफरेंशियल कहते हैं ये हमेशा कहाँ होने चाहिए? ये हमेशा न्यूमरेटर में होने चाहिए। तो यहाँ dx डिनोमिनेटर में, तो यहाँ ये डिवाइड कर रहा था, दूसरी साइड पे जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मैं dx को इधर ले आया। यहाँ तक तो चीजें बड़ी सिंपल सी है। अब मुझे ये करना है कि राइट हैंड साइड पे मुझे x को रखना है और लेफ्ट हैंड साइड में मुझे y को रखना है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे एक्सपोनेंशियल x भी नजर आ रहा है। ये राइट हैंड साइड पे आगे डिवाइड करेगा और राइट हैंड साइड पे आपको एक्सपोनेंशियल -y नजर आएगा मल्टीप्लाई में, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आगे डिवाइड करेगा। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, ये नीचे जो सबसे लास्ट वाली है। ये एक्सपोनेंशियल -y के साथ मैंने एरो का निशान लगाया हुआ है ना, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल -y को मैं ऊपर लेके जा रहा हूं ताकि इसकी पावर प्लस हो जाए। याद रखिएगा मैथमेटिशियन कभी भी नेगेटिव पावर को पसंद नहीं करता, ये बात याद रखिएगा। उनकी आदत होती है चीजों को पॉजिटिव तरीके से लिखने की, मजबूरी में लिखना और बात होती है, ठीक है। कि कभी हमारी जरूरत हो तो जरूरत के तहत हम एक चीज लिख देते हैं, लेकिन वापस फिर हम उसे ले आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये एक्सपोनेंशियल -y ऊपर चला जाएगा। अच्छा, यहाँ मैंने लिखा है ब्रेक दी एलसीएम, इसका मतलब यह है कि एक्सपोनेंशियल x को मैं 1 के नीचे भी लिखूंगा और एक्सपोनेंशियल -2 के नीचे भी लिखूंगा। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। आपको टॉप मोस्ट टॉप राइट हैंड साइड पे नजर आ रहा होगा। फिर राइट हैंड साइड पे एक्सपोनेंशियल x है 1 ओवर एक्सपोनेंशियल x, एक्सपोनेंशियल x को मैं राइट पे ऊपर ले गया, एक्सपोनेंशियल -x को भी ऊपर ले गया। बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, एक्सपोनेंशियल -x और -2x -3x हो गया। अब आप ये जो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स लिखा है ना, इससे ऊपर जरा देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सिर्फ y नजर आ रहा है और राइट हैंड साइड पे सिर्फ x नजर आ रहा है। तो वेरिएबल क्या हो गए? आइसोलेट हो गए। तो इसका मतलब है ये इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल थी। और वेरिएबल जैसे ही वेरिएबल आइसोलेट हो जाए, नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है? आपने इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब जब इंटीग्रेट कर दिया है तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखें दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्सपोनेंशियल y और y। तो जब भी दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो आपको पता है फिर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। तो मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया तो ये रिजल्ट आया। अगर आपको जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में मसला है, इस तरह छोटी छोटी चीजों में मसला है, तो उसको हम ऑनलाइन तो डिस्कस नहीं कर सकते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, और क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। और ये आपने केल 1 में पढ़े, तो उनसे मुझे ये सैटरडे संडे प्लान करने दें कि इस तरह चीजों को हम किस तरह से हैंडल करेंगे, ठीक है। फिर वक्त हमने यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाई, आप घर पे जाके लगाइएगा, यही चीज आएगी, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे हमने क्या किया? ये दो फंक्शन आपस में प्लस हो रहे हैं, तो जब प्लस माइनस हो रहे होते हैं तो फिर हम दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं ना, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं मैथमेटिक्स में टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन, यानी मैं हर एक टर्म को अलग अलग इंटीग्रेट करूंगा, लेकिन ये ऐसा तब होगा जब टर्म्स प्लस माइनस हो रही हो। अगर मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो फिर तो बाय पार्ट्स लग जाएगा। तो ये दोनों प्लस हो रही हैं, तो मैंने एक्सपोनेंशियल -x को भी इंटीग्रेट करना है और -3x को भी इंटीग्रेट करना है। एक्सपोनेंशियल -x का जो इंटीग्रल होता है माइनस एक्सपोनेंशियल -x होता है, और -3x का इंटीग्रल -3 एक्सपोनेंशियल -3x होता है, और प्लस मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया। अच्छा, चूंकि ये हमारे पास सॉल्यूशन है, ये जो मैंने रेड बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है। और इस सॉल्यूशन की खास बात यह है कि दिस सॉल्यूशन इज फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव, इसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को एक सॉल्यूशन दे देता हूं, उसमें 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और आप लोगों से पूछ लूं कि ये जिस इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो कैसी होगी, तो आप कहेंगे सर वो थर्ड ऑर्डर होगी, ठीक है। इसी तरह चूंकि इसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ये जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है उसका ऑर्डर क्या है, तो आप कहेंगे 1, कांस्टेंट से पता चलेगा। तो ऐसे जिस सॉल्यूशन के अंदर
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा, उसे जनरल सॉल्यूशन कहता है। ठीक है, तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। तो ये हमने एक वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन एक और हल की, 2 एग्जांपल्स हमने किए हैं। अच्छा, चूंकि ये हमारे पास जो टाइम है वो 2 मिनट का रह गया है, चूंकि 40 मिनट का सेशन होता है जूम पे, आपको पता ही होगा सबको। फिर नेक्स्ट होता है, तो मैं इसको लीव करके दोबारा मैं आ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी। तो हम थे यहां पर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो वेरिएबल सेपरेबल थी, इसे हमने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, और ये हम जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। सॉल्यूशन की 3 किस्में होती हैं। ठीक है, वैसे तो 5 किस्में होती हैं, लेकिन हम 5 किस्में एक साथ नहीं पढ़ेंगे, स्लोली स्लोली, ताकि चूंकि जो नॉलेज होती है ना, ये बड़ी स्लोली, सबसे ज्यादा स्लो पेनिट्रेट जो करती है वो नॉलेज होती है, अगर सही है। ठीक है, बहरहाल, तो ये जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो। अच्छा जी, अब हम आते हैं, जैसे एक स्टूडेंट ने बात की थी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, तो ये मैं फिल वक्त मैंने देखिए हेडिंग भी डाली हुई है, एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, मैं एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को बहुत तफसील के साथ समझाऊंगा, लेकिन जब हम हायर ऑर्डर पे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट तब क्लियर होते हैं जब हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, फिर वो मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर बात ये याद रखिएगा कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होता ही नहीं है। जो भी आपको प्रॉब्लम दी गई होगी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगी। इफ के बाद पढ़ें क्या लिखा हुआ है, in first order differential equation the problem is said to be initial value problem if a condition on dependent variable and independent variable is given। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे कोई कंडीशन गिवन है, तो इसका मतलब है कि वो जो प्रॉब्लम आपको दिया गया है वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। ठीक है, अब हम देखते हैं जी कि ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है या नहीं, एग्जाम्पल 1, और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम cos x into exponential 2y minus y into d by over dx is equals to exponential y sin 2x। और यहां मैंने एक छोटा सा बॉक्स बनाया है रेड, जिसमें लिखा हुआ है y of 0 is equals to 0। इसका क्या मतलब है, देखिए इसको भी पढ़ना सीख लें। y of 0 is equals to 0 का मतलब ये है, ये जो ब्रैकेट में लिखी होती है ना, ब्रैकेट में, ये हमेशा याद रखिएगा, ये लिख लें अपने पास, नोट कर लें, ये जो ब्रैकेट में लिखी होती है ये हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होती है, और इज इक्वल टू के बाद हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब हमारे प्रॉब्लम में आपको पता है y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो ब्रैकेट के अंदर हमेशा किसकी वैल्यू होगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, और इज इक्वल टू के बाद हमेशा किसकी होगी, डिपेंडेंट वेरिएबल की। तो इसलिए मैंने देखें x से ये 0 से एक एरो नीचे आ रहा है जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि ये x की वैल्यू है, इज इक्वल टू जो 0 के बाद वैल्यू है वो असल में y की वैल्यू। फिर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, राइट पे देखिएगा, जो एक वर्टिकल बॉक्स बना हुआ है, इसमें देखें y of 3 इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि x की वैल्यू 3 है, जो ब्रैकेट में लिखी हुई है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू है, और y की वैल्यू 0 है। y of -1 इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब है कि x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 2 है। y के बाद ब्रैकेट में पाई लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये पाई जो है ये x की वैल्यू है और y की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर इस तरह की कोई कंडीशन आपको गिवन हो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, क्योंकि ये कंडीशन ही तो है। जैसे मिसाल के तौर पे ये पहली वाली आप पढ़ लें, y of 0 is 0 का क्या मतलब है कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी 0 होगी। नीचे जो मैंने एग्जांपल्स दी हुई है राइट हैंड साइड पे देखिएगा, y of 3 is equal to 0 का क्या मतलब है कि when x is equal to 3 then y will be 0। और जो एक और एग्जांपल है y of -1 is equal to 2 का मतलब है कि when x is equal to -1 then y is equal to 2। ठीक है,
तो ये कंडीशन दी हुई होती है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, ये जरा गौर से सुनिएगा। लिखा हुआ है सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन के बाद दोबारा लिखा, cos x के साथ मैंने एक एरो बनाया हुआ, इसका मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड पे ये डिवाइड कर जाएगा। तो आप देख लें दूसरे स्टेप में cos x आपको डिनोमिनेटर में नजर आ रहा होगा। फिर इसी तरह ये जो एक्सपोनेंशियल y है दूसरे स्टेप में ये मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड कर जाएगा। अच्छा, ऊपर आप देखेंगे ये लिखा हुआ है sin 2x। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं कि sin 2x क्या होता है। sin 2x बराबर होता है 2 sin x cos x के। तो मैंने sin 2x की जगह 2 sin x cos x लिख दिया, और ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि cos cos के साथ कैंसिल हो जाए। तो ये cos cos के साथ कैंसिल हो गया। लेफ्ट पे मैंने क्या किया, एक्सपोनेंशियल y, ये मैंने एलसीएम ब्रेक किया, एक्सपोनेंशियल y को मैंने एक्सपोनेंशियल 2y के नीचे भी लिख दिया और माइनस y के नीचे भी लिख दिया। तो यहाँ मैंने जस्ट एलसीएम ब्रेक किया, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे मैंने sin 2x की जगह, आप दूसरे स्टेप में देखिए sin 2x है, तीसरे स्टेप में लिखा हुआ है 2 sin x cos x, cos cos से कैंसिल। तो ये इस तरह की इक्वेशन बन गई है। ये जो इक्वेशन है इसको मैंने अगली स्लाइड में दोबारा लिख दिया, ठीक है। इसी तरह मैंने दोबारा लिख दिया। ये जो एक्सपोनेंशियल y डिनोमिनेटर में इनको मैं ऊपर ले गया, ठीक है। ऊपर ले जाने से ये हो गया कि दोनों एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस हो गई। तो एक्सपोनेंशियल 2y और एक्सपोनेंशियल माइनस y ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल y, क्योंकि बेसिस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। तो 2y माइनस y क्या होता है, y। इसी तरह ये y और एक्सपोनेंशियल y माइनस y मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये जो थर्ड लाइन में इक्वेशन लिखी हुई है इसमें देखें वेरिएबल आइसोलेट नहीं हो गए। एक लेफ्ट हैंड साइड पे आपको y नजर आ रहा है और राइट हैंड साइड पे आपको सिर्फ x नजर आ रहा है, तो वेरिएबल आइसोलेट हो गए। तो जब भी वेरिएबल आइसोलेट हो जाते हैं उसके बाद का स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो मैंने इंटीग्रेट कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड पे कितनी टर्म्स है, दो, एक एक्सपोनेंशियल माइनस y और एक माइनस y एक्सपोनेंशियल माइनस y। तो इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया क्योंकि ये दोनों माइनस हो रही हैं, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को। और राइट हैंड साइड पे 2 sin x cos x है। आप लोगों को पता होगा कि कांस्टेंट साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, 2 तो बाहर आ जाएगा और साइन x की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos x, इसलिए आपको माइनस नजर आ रहा है। और प्लस c हम लगाते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का। एक्सपोनेंशियल y का इंटीग्रल तो एक्सपोनेंशियल y ही होगा, और यहाँ अगेन मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया है। y इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस y, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दिया, ये आ गया, सिंप्लीफाई किया, ये चीज बन गई है। अब मैं इक्वेशन स्टेरिक पे गुफ्तगू करूंगा कि इक्वेशन स्टेरिक कौन सा सॉल्यूशन है। आप कहेंगे सर ये जनरल सॉल्यूशन है, क्यों सर, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये इंफॉर्मेशन ये दे रहा है कि जो इक्वेशन आपने हल की है वो फर्स्ट ऑर्डर की है, ठीक है। अच्छा, जब जनरल सॉल्यूशन आपके पास आ जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में मैंने यहाँ लिखा हुआ है नाउ यूजिंग द गिवन कंडीशन। अब ये कंडीशन हमें दी हुई थी, अगर आप लोगों को पिछली स्लाइड याद हो, ठीक है, y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो ब्रैकेट में लिखी हुई है ये x की वैल्यू है, और जो राइट हैंड साइड पे ये y की वैल्यू है, मैंने गलती से x लिख दिया, ठीक है, ये वाली, ये x की वैल्यू नहीं है, ठीक है। दिस मीन्स दैट y इज इक्वल्स टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो इस y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि y की वैल्यू 0 है जब x की वैल्यू 0 है। ये मैंने राइट हैंड साइड पे जो एरो लगा के नीचे x लिखा है ना, ये गलत लिख दिया, ठीक है, मिस प्रिंट है, यूं समझ लें। तो अब हम क्या करेंगे कि गौर से सुनिएगा, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हम फिर ये कंडीशन यूज करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कंडीशन हम यूज कब करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग को पता होता है ना कि खाना कब खाना है, खाना तो है लेकिन कब खाना है, ठीक है, पानी कब पीना है, प्यास लगेगी तो पिएंगे ना, ठीक है। तो जनरली बच्चों को पता नहीं होता कि कब यूज करना है, कोई शुरू में यूज कर रहा होता है, कोई मिड में यूज कर रहा होता है, ठीक है। बच्चों की आपको पता है कि पेपर के एक अपनी मैथमेटिक्स। सर ये हमें जनरल सॉल्यूशन का सर मतलब कि जब हम लोग सारा सॉल्व कर लेंगे सर कैसे पता चलेगा, मतलब कि सर ऐसे पता चलेगा कि कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो फिर हम लोग देख लें। नहीं, आपका सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जनरल सॉल्यूशन आ गया है। यस सर। तो आप देखिए, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन थी और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये था कि उसमें से डेरिवेटिव को खत्म करना है, ऐसा ही है ना।
यस सर। डेरिवेटिव को हम खत्म करेंगे जी 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 इंटीग्रेशन, सर, तो जब इंटीग्रेशन बस समझ आ गई सर। सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि जब जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा फिर आपने कंडीशन लगानी है जो भी दी हुई है आपको। तो कंडीशन इस वक्त ये दी हुई है कि x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। अब इस कंडीशन को यूज कहां करना है ये याद रखिएगा। ये जो x और y की वैल्यू है ना, इसको मैं जनरल सॉल्यूशन में पुट कर दूंगा। तो x की वैल्यू 0 मैंने पुट करनी है और y की वैल्यू भी 0 पुट करनी है जनरल सॉल्यूशन में। तो देखें e के ऊपर क्या है पावर y की जगह 0 पुट कर दिया हमने, तो y की जगह 0 पुट कर दिया और x की जगह 0 पुट कर दिया। तो ये बन गया एक्सपोनेंशियल 0 प्लस 0 एक्सपोनेंशियल की पावर -0 फिर प्लस एक्सपोनेंशियल -0 इज इक्वल टू 2 cos और x की जगह भी 0 प्लस c। अब यहां मैंने कुछ सर्कल किए हुए। एक्सपोनेंशियल 0 कितना होता है 1, तो पहली टर्म तो हो जाएगी 1, दूसरी टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि उसके साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, और तीसरी टर्म एक्सपोनेंशियल की पावर -0 एक्सपोनेंशियल ये भी 1 है, तो 1 + 1 लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 2, राइट हैंड साइड पे देखिए -2 cos 0 लिखा हुआ है, cos 0 1 होता है, 1 × -2 और प्लस c। इस -2 को मैं लेफ्ट पे ले आया, 4c की वैल्यू क्या आ गई 4। अब जब ये c की वैल्यू आ जाएगी ना, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, इसको फिर हम दोबारा पुट करेंगे जनरल सॉल्यूशन में। तो जब जनरल सॉल्यूशन में दोबारा पुट करेंगे तो आप देखें क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल y प्लस y एक्सपोनेंशियल -y प्लस एक्सपोनेंशियल -y इज इक्वल टू -2 cos x प्लस 4। अब ये जो आपको रेड बॉक्स में नजर आ रहा है ये भी सॉल्यूशन है, मगर इस सॉल्यूशन के अंदर क्या नहीं है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब इसमें 4 है, 4 तो आर्बिट्रेरी नहीं है, वो तो फिक्स है। तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं अभी जो हमने पढ़े हैं अभी तक, एक जनरल सॉल्यूशन और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है कि उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है। और जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है इसके बारे में खास बात याद रखिएगा, ये आता जनरल सॉल्यूशन से ही है। ठीक है? अच्छा, मैं इसको यूं समझाता हूं, थोड़ा आप लोग मुझे 1 मिनट बोलने दें कि जो जनरल स्टोर होता है, कभी आपने सुना होगा, उसको जनरल स्टोर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें तकरीबन सारी चीज मौजूद होती है। ठीक है? जनरल स्टोर में आप जाएंगे तो हो सकता है उसने दवाई भी रखी हुई हो, हालांकि वो मेडिकल स्टोर नहीं है, उसने खानी पीनी, उसने तकरीबन सब चीजें रखी होती हैं। तो ये जनरल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन मौजूद हैं, हर तरह का सॉल्यूशन इसमें से मौजूद है। इसमें हमने एक खास सॉल्यूशन निकाला ये कंडीशन यूज करके कि जब y की वैल्यू भी 0 होगी और x की भी वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास c की वैल्यू 4 आ रही होगी, तो वो c की वैल्यू हमने दोबारा जनरल सॉल्यूशन में पुट की तो हमें एक सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है? इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन याद रखिएगा ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसकी दो बातें होती हैं, एक उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता, और दूसरी बात ये होती है वो कहां से आता है, वो आता जनरल सॉल्यूशन से ही है। ठीक है? तो इस प्रॉब्लम में आपने क्या चीज सीखी है, जो मैसेज था इस प्रॉब्लम का वो क्या है कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन एक नई चीज आपने सीखी, और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में जो कंडीशन होती है उसे हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है? तो ये तो हमारे पास ये प्रॉब्लम थी। ठीक हो गया? अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की होती है या सेकंड और थर्ड ऑर्डर की भी होती है? जी जी, वेरी गुड क्वेश्चन जी। सेकंड और थर्ड में भी होती है, लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ इनको हम कहते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, उनमें भी होती है, लेकिन उनमें बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी होती है। उनमें 2-3 तरह के प्रॉब्लम्स होती है ना। उनमें एक होती है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है, जो हायर ऑर्डर है, जो आप बात कर रहे हैं ना सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, उसमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी होती है, उसमें बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी होती है, और इनिशियल और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का मिक्सचर भी होता है। उनमें 3 टाइप की होती है, लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर है उसमें सिर्फ क्या होती है, इनिशियल वैल्यू। ठीक है? बात क्लियर हो गई है? सर अगर ऐसे हो c की वैल्यू इंफिनिटी आ जाए तो c की वैल्यू इंफिनिटी तो आ नहीं सकती, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो इंफिनिटी के बारे में अपना कॉन्सेप्ट याद रखें कि इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है। ठीक है? इंफिनिटी के बारे में चंद कॉन्सेप्ट जो बच्चों के बहुत वीक हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर, इट इज जस्ट अ सिंबल। ये एक सिंबल है,
इंफिनिटी। इंफिनिटी नंबर क्यों नहीं है उसकी मैं आपको वजह बताता हूं। देखें, आप कोई सा भी नंबर अपने दिल में सोचें और उसमें 2 ऐड कर दें। जब आप उसमें 2 ऐड करेंगे ना तो वो नंबर इंक्रीज हो जाएगा। आप कोई सा भी नंबर सोच लें, आप 10 सोचें उसमें 12 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 13 सोचें उसमें 2 ऐड करें 15 हो जाएगा। -2 सोचें उसमें 2 ऐड करें 0 हो जाएगा, बड़ा हो गया। लेकिन इंफिनिटी में अगर 2 ऐड करेंगे तो फिर भी इंफिनिटी आता है, वो बड़ा नहीं होता। इसका मतलब ये नंबर है ही नहीं। ओके सर, ये एक सिंबल है और ये हमें ये बताता है कि कोई चीज इतनी बड़ी है कि उसकी कोई इंतहा नहीं है। जैसे इसकी सिंपल मिसाल आप ये ले लें कि आखिरी नंबर कौन सा होगा। आखिरी जो नहीं पता सर, बहुत बड़ा। हाँ, हमें नहीं पता क्या होगा। बास बच्चों से जब मैं पूछता हूँ कि आखिरी नंबर कौन सा होगा तो वो कहते हैं इंफिनिटी। तो ये जवाब गलत है क्योंकि इंफिनिटी नंबर नहीं है। यस सर। तो आखिरी नंबर हमें नहीं पता। जन्नत में लाइफ कितनी होगी ये हम बता सकते हैं। किसी नंबर की सूरत में अगर आप बताएंगे तो फिर तो फिक्स हो जाएगी। सर वो इन नंबर्स जो है अनएंडिंग है, मतलब हाँ जी, खत्म नहीं होने वाले कभी। जी। तो इन जन्नत में लाइफ कितनी होगी? इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब कि जिसकी कोई हद ना हो। ठीक है, तो अगर सी की वैल्यू इंफिनिटी आ गई तो इसका मतलब तो यह है कि फिर वो प्रॉब्लम के अंदर इश्यूज हैं। वो जो आपको इनिशियल कंडीशन दी हुई है वो ठीक नहीं है, या फिर हो सकता है आपने भी सॉल्यूशन में कोई गड़बड़ की हो। ठीक है, तो इंफिनिटी नहीं आएगा। सी की वैल्यू के बारे में हमेशा याद रखेंगे कि सी की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? फाइनाइट आएगी। क्या आएगी? फाइनाइट। फाइनाइट। ये इंफिनिटी आ ही नहीं सकती। ठीक है। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन की ऐसे और भी किस्में होती हैं, उसमें हम बाद में आएंगे। सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन। क्या होता है जी जनरल सॉल्यूशन? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हो। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जो जनरल सॉल्यूशन से आया हो, फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो। ये देखें लिखा हुआ है, ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन बट फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या कांस्टेंट्स। ऐसे सॉल्यूशन को हम पीएस कहेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एक होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन रिलेटिवली जरा डिफिकल्ट होता है। इसके बारे में लिखा हुआ है कि कैन नॉट ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन से नहीं आता है। ये इसलिए मैंने नीचे लिख भी दिया है कि विल डिस्कस इन लास्ट फ्यू लेक्चर। ये हम बिल्कुल एंड में डिस्कस करेंगे, लास्ट लेक्चर में, जब मैं अपने इस कोर्स का जो इसका लेवल होगा वो एक फिर बीएस के लेवल पर जब ये पहुंचेगा ना तो फिर आप देखिएगा, फिर हम इसमें सिंगुलर सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये 3 टाइप के सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन और भी होता है, बहुत सारे सॉल्यूशन है। एक इम्प्लिसिट होता है, एक एक्सप्लिसिट होता है, उसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। मैंने एक नंबर शेयर किया हुआ, ये मेरा ही है व्हाट्सएप पे। सीआर मुझे मैसेज करे, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज कीजिएगा, ऐसा टंग टूंग ना कीजिएगा। ठीक है, तो फिर ऐसे मसले हो जाते हैं। तो आपको अगर कोई इशू है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। सीआर मुझे व्हाट्सएप करे ताकि मैं उसे कुछ लिंक वगैरह। सर एक और बात पूछनी थी सर, अगर अभी स्लाइड्स दोबारा देखनी हो सर तो वो स्लेट का तो नहीं चल रहा सर, ये आप फिर दोबारा कहाँ अपलोड हो सर ये वाली स्लाइड्स? ये मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि सीआर मुझे मैसेज करेगा तो फिर हम कुछ डिसाइड करके कोई। अब मेरे पास तो हर बच्चे का ना तो नंबर है ना ईमेल एड्रेस है, मैं तो सबको साथ शेयर नहीं कर सकता ना। एक ग्रुप बन गया व्हाट्सएप पे सर, वो अभी ज्वाइन किए डिफरेंशियल इक्वेशंस के नाम से। सीआर नहीं बनाए सर, उनसे पूछें। जी, वो इसीलिए मैंने नंबर शेयर कर लिया है, वो देख लेगा और फिर सारी चीजें। अब मुझे पता नहीं है ना सीआर कौन है, पिछले सेमेस्टर में कौन था कौन नहीं है। ये तो फिर मैं जब यूनिवर्सिटी आऊंगा तो फिर मैं देखूंगा कि सीआर कैसा है, क्योंकि मेरे सीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जरा ज्यादा होती है और हो सकता है कि वो कर ना सकता हो तो फिर हम चेंज कर लेंगे। लेकिन फिर वो जो भी है, अगर वो उन चीजों को आगे कंटिन्यू रखता है तो हमें कोई मसला नहीं। तो आज के लेक्चर में अगर आपने कोई चीज डिस्कस करनी है तो जी, बाकी सारी चीजें अच्छा चंद बातें मैं बता दूं, मैंने लिखी हुई थी यहाँ पे, मैं आपसे डिस्कस कर लूं। पहली चीज आपको पास है बुक। पहली चीज है बुक, रेफरेंस बुक आपको में मिल जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो 2 लेक्चर्स हैं जो रिकॉर्डेड हैं ये भी आपको इस वीक के अंदर यानी वीकेंड पे मिल जाएंगे। ठीक है, और तीसरी चीज जो रेफरेंस बुक है वो भी आपको मिल जाएंगी। और चौथी चीज है कोर्स कंटेंट, वो भी आपसे मैं शेयर कर लूंगा लेकिन इस वीकेंड पे।
ठीक है। और बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो कुछ। सर हम ये एक बात कहनी है सर, ये सिंगुलर सोल्यूशन आइडेंटिटी सोल्यूशन मतलब ये एक चीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर x की वैल्यू 2 आई है खाली या y की वैल्यू मतलब सिंगल वैल्यू है, उसे हम कहेंगे नहीं 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 नहीं, सिंगुलर सॉल्यूशन और कहानी है, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स है, इस तरह सिंपल नहीं है। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये मैंने इसीलिए लिखा है एट द एंड ऑफ द लेक्चर्स। का मतलब ये होता है कि जब हमारे एंड के फ्यू लेक्चर्स होंगे तो तब तक तो बहुत सारे लेक्चर हो चुके होंगे, तब तक आप लोगों की नॉलेज ये नहीं रहेगी जो अभी आपकी है। यस सर, फिर आपको ये चीजें बड़ी आसानी से समझ आ रही होंगी। ठीक है, ओके सर, ठीक। जी कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो जिनके नहीं है वो जा सकते हैं। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है मेरी तरफ से, मैं तो बस क्वेश्चन का वेट कर रहा हूं कि अगर कोई क्वेश्चन है तो। अल्लाह हाफ़िज़। सर ये आपने 2 दिन में जो जो टॉपिक्स पढ़ाए वो एक दफा काइंडली बता दें। अच्छा जी, एक तो जो पहला लेक्चर है उसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखी है, और फिर हमने ये देखा है कि जी ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिग्री क्या होती है, लीनियर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। फिर हमने ये देखा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनती कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। फिर हमने एक रिलेशन देखा था बिटवीन द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और आज जो है, आज हमने देखा है जी के सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब होता है, वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसको कैसे हल करते हैं, सॉल्यूशन की टाइप्स कितनी होती है और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये आपने बताया था वेरिएबल सेपरेबल के लिए इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो इसमें इंटीग्रेशन की कौन कौन सी मेन चीजें हैं जो सबसे ज्यादा यूज होंगी? अच्छा, ये मैं अपने पास नोट कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन की देखें, मैं आप लोगों से एक छोटा सा हैंडआउट अगर शेयर कर लूं तो आप लोग उससे देख लेंगे चीजें। यस सर, कर दें। हाँ, वो मैं आपसे शेयर कर लूंगा, ये मैंने नोट कर लिया। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। हाँ जी, अगर कोई बी सेक्शन का यहाँ आ जाता है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ऐसा ना करे कि सारे के सारे इधर ही आ जाएं। ठीक है, क्योंकि अगर सारे के सारे, अगर आपको कोई क्लैश आ रहा है इस टाइम, कोई और क्लास है, फिर तो एक अलग बात है, लेकिन अगर क्लास नहीं है तो फिर काइंडली इसको बैलेंस रखिएगा, क्योंकि फिर जब ये बैलेंस आउट होता है फिर थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं। ठीक है, ठीक है जी, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते में इस तरह मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।